हेलो एवरीवन। ईएससी एजुकेशन चैनल पर आप सभी लोगों का मैं ब्रजेंद्र वर्मा हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इंग्लिश ग्रामर बिल्कुल शुरू से इस टॉपिक पे आज हम लोग सेंटेंस को बड़े अच्छे से डिटेल में स्टडी करेंगे और साथ में हम आपको बताएंगे कि 8 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस कौन कौन से होंगे। 5 तो आप लोगों ने जनरली पढ़ा ही होगा, लेकिन 8 काइंड्स आज मैं बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो की। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि विद डिटेल स्टडी इंग्लिश ग्रामर को हम ऐसे ही पढ़ते रहें। शुरुआत करते हैं वीडियो की। सेंटेंस किसे कहते हैं? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। शब्दों का ऐसा समूह जिसका एक पूर्ण भाव या निश्चित अर्थ होता है वाक्य कहलाता है। जैसे हम बात करेंगे, ही इज़ गोइंग टू लखनऊ, ये एक करेक्ट सेंटेंस है। लेकिन जैसे हम इसी सेंटेंस को आगे पीछे करके गोइंग टू इज़ लखनऊ ही, तो इसमें क्या कुछ समझ में आ रहा है? कुछ नहीं समझ में आ रहा, इसीलिए इसको हम इनकरेक्ट सेंटेंस बोलेंगे। दैट्स मीन कि सेंटेंस वही होता है जो पहली चीज़ क्या होना चाहिए कि वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होना चाहिए, मतलब उसमें शब्दों का समूह होना चाहिए। और वो समूह कैसा होना चाहिए कि व्यवस्थित समूह होना चाहिए और उस समूह का एक अर्थ निकले। जैसे ही इज़ गोइंग टू लखनऊ, जो शब्द जिस शब्द के बाद आना चाहिए वो देखो उसी के बाद है। सबसे पहले सब्जेक्ट है, फिर हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद मेन वर्ब है, फिर ऑब्जेक्ट है। तो एक निश्चित समूह है ये, ठीक है, ये शब्दों का एक निश्चित समूह है और इसके बाद इसका एक अर्थ भी निकल रहा है कि वह लखनऊ जा रहा है। लेकिन अगर हम इस सेंटेंस की बात करें तो इसमें ना ही निश्चित समूह है और ना ही इसका कोई निश्चित अर्थ निकलेगा। तो सेंटेंस किसे कहते हैं? ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस। शब्दों का ऐसा समूह जिसका एक निश्चित अर्थ हो उसको हम सेंटेंस कहते हैं। अब आगे बात करते हैं हम लोग काइंड्स ऑफ सेंटेंस की। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग। अर्थ के आधार पर 5 प्रकार होते हैं। ये जनरली हम लोगों ने पढ़ रखा है, लेकिन जो 3 और होते हैं वो क्या होते हैं वो मैं भी आगे बताऊंगा। पहले हम इनकी बात कर लेते हैं कि पहले नंबर 1 पे कौन सा आता है? असर्टिव। असर्टिव को हम एक और नाम से जानते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस। साधारण या विधि सूचक वाक्य हिंदी में कहते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्न सूचक वाक्य। इम्परेटिव सेंटेंस, आदेश आज्ञा या प्रार्थना सूचक वाक्य। एक्सक्लामेटोरी सेंटेंस, विस्मय या भाव सूचक वाक्य। और ऑप्टेटिव सेंटेंस, इच्छा सूचक वाक्य। ठीक, अब तैयार हो जाइए, अगले जो 3 पार्ट हैं इसके वो कौन कौन से हैं। 3 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस ये आ गए आपके सामने। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन। ठीक है, रचना या बनावट के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। अगर हम मीनिंग की बात करेंगे तो मीनिंग के आधार पर 5 प्रकार, और अगर हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं बनावट के आधार पर 3 प्रकार। सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सरल वाक्य सिंपल सेंटेंस हो गए, कंपाउंड सेंटेंस को संयुक्त वाक्य कहते हैं और कॉम्प्लेक्स को मिश्र वाक्य कहा जाता है। अब हम इन सारे 8 टाइप्स की डिटेल स्टडी करेंगे। तो पहले नंबर पे क्या है? काइंड्स ऑफ सेंटेंस ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग। नंबर 1 पे आता है असर्टिव सेंटेंस। क्या इसी को डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहा जाता है? हिंदी में साधारण या विधि सूचक वाक्य कहते हैं। डेफिनेशन क्या है इसकी? अ सेंटेंस दैट मेक्स अ स्टेटमेंट इज कॉल्ड एन असर्टिव सेंटेंस या डिक्लेरेटिव सेंटेंस। ऐसे वाक्य जो कथन कहते हैं अथवा कोई सूचना प्रदान करते हैं उन्हें साधारण या विधि सूचक वाक्य कहा जाता है। जैसे शी रीड्स अ बुक, तो सिंपल सी यहाँ पे जानकारी मिल रही कि वह पुस्तक पढ़ती है। ठीक है, अब जब हम असर्टिव सेंटेंस की बात करेंगे तो ये 2 टाइप्स में बढ़ जाते हैं। कौन कौन से? एक तुम्हारा है अफर्मेटिव सेंटेंस और दूसरा होता है निगेटिव सेंटेंस। तो पहले अफर्मेटिव की बात कर लेते हैं। सकारात्मक या स्वीकारात्मक वाक्य इनको हिंदी में बोला जाता है। अब ये वाक्य कैसे होते हैं? एन अफर्मेटिव सेंटेंस ऑलवेज गिव्स अ पॉजिटिव स्टेटमेंट।
सकारात्मक वाक्यों से हमेशा सकारात्मक कथन अर्थात किसी कार्य के होने के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। एग्जाम्पल की बात करेंगे, जैसे हम यहाँ पे बात करें आई एम टीचिंग इंग्लिश ग्रामर, मैं इंग्लिश ग्रामर पढ़ा रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो सीधे सीधे एक पहली चीज़ तो जानकारी प्राप्त हो रही कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इंग्लिश ग्रामर पढ़ा रहा हूँ। और दूसरी चीज़ पॉजिटिव वे में है यहाँ पे कि मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, यूपी टेट के एग्ज़ाम में ये आया हुआ था कि सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है इंग्लिश में। तो इंग्लिश में हमेशा चलता है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। और अगर और डिटेल में पूछना चाहेगा तो ये स्ट्रक्चर चलता है अफर्मेटिव में। किस में चलता है? अफर्मेटिव में, ठीक है, ये अफर्मेटिव में चलता है। फिर आगे हम लोग बात करते हैं निगेटिव सेंटेंसेस की। नकारात्मक या इन्हीं को कहा जाता है निषेध सूचक वाक्य। पहले डिफिनेशन की बात कर लेते हैं। अ निगेटिव सेंटेंस ऑलवेज गिव्स निगेटिव स्टेटमेंट। पॉजिटिव सेंटेंस मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता था, वो पॉजिटिव स्टेटमेंट देता था, लेकिन निगेटिव क्या होता है, वो निगेटिव स्टेटमेंट देता है। अर्थात नकारात्मक वाक्यों से हमेशा नकारात्मक कथन या किसी कार्य के न होने के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। वहाँ पे क्या था, वहाँ पे किसी कार्य के होने की जानकारी प्राप्त होती थी, जैसे मैं ग्रामर पढ़ा रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर जब हम बात करेंगे आई एम नॉट टीचिंग इंग्लिश ग्रामर, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, नॉट। तो एक तरह से हम पहचान भी सकते हैं, अगर निगेटिव सेंटेंस पहचानने में आ जाए तो उसमें नॉट लगा होगा या फिर आपको नो, ये दोनों में से कोई एक मिलेगा, तो उसको हम कह सकते हैं कि ये कैसा सेंटेंस है, निगेटिव सेंटेंस है। अब इस सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, जैसे अच्छा पहले एग्जांपल की बात कर लेते हैं। आई एम नॉट टीचिंग इंग्लिश ग्रामर, मैं इंग्लिश ग्रामर नहीं पढ़ा रहा हूँ। और यहाँ पे क्या था, मैं इंग्लिश ग्रामर पढ़ा रहा हूँ। तो ये अफर्मेटिव था, ठीक। और ये कैसा सेंटेंस है, ये निगेटिव सेंटेंस है। अब इसके स्ट्रक्चर की बात कर लें तो अब डिटेल में पूछ सकता है, क्योंकि ये पूछा जा चुका है तो इसको पूछने में कोई बड़ी बात नहीं है। निगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर चलता है वो चलता है सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, फिर मेन वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। सेकेंड नंबर पे है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नसूचक वाक्य, हिंदी में कहते हैं अ सेंटेंस दैट आस्क अ क्वेश्चन इज कॉल्ड एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ऐसे वाक्य जो प्रश्न करते हैं प्रश्नसूचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे व्हाट इज़ योर नेम, हैव यू सब्सक्राइब माई चैनल, क्या आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है, अगर नहीं किया तो अभी तुरंत करिए। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आर टू टाइप्स, ये कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है यस नो टाइप्स और दूसरा जो होता है वो डब्ल्यू एच टाइप होता है, उसके आगे बात करेंगे। पहले हम जान लेते हैं कि यस नो टाइप्स क्या होते हैं। यस नो टाइप सेंटेंस स्टार्ट विद हेल्पिंग वर्ब, एच वी इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे, एंड एज द नेम सजेस्ट ओनली गेट्स यस, ओनली गेट्स आ यस और आ नो फॉर एन आंसर। मतलब कहने का ये है कि यस नो टाइप वाक्य हमेशा सहायक क्रिया से शुरू होते हैं, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है क्या, यस नो टाइप। तो यहाँ पर जो भी प्रश्न होगा उसका आंसर हमें सिर्फ यस या नो में ही मिलेगा, इसके आगे हमें और कुछ नहीं लिखना होता उसमें, यस और नो, बस उसी को हम कह देते हैं यस नो टाइप। एग्जाम्पल की बात करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। जैसे बात कर लेते हैं, क्वेश्चन है यहाँ पे, मान लीजिए आर यू रीडिंग इंग्लिश ग्रामर, तो आप आंसर, भाई क्वेश्चन यही कह रहा ना कि क्या आप इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे हैं, तो आप आंसर अगर पढ़ रहे हैं तो क्या कहेंगे, यस, अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो नो, ठीक है। और हिंदी की जब बात करें तो हिंदी में ये वाक्य हमेशा क्या से शुरू होते हैं, ध्यान रखिएगा। क्या, जैसे इसी को कहते हैं क्या तुम इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे हो, पढ़ रहे हो, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके से देखो वाक्य क्या से शुरू हो रहा है। और जब इंग्लिश की बात करेंगे तो वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, और इसका जो स्ट्रक्चर बनता है वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब पहले लिखी जाएगी, उसके बाद सब्जेक्ट रखा जाएगा, अगर नॉट होगा तो इसी के बाद यहाँ पे नॉट जोड़ देते हैं, फिर मेन वर्ब रखी जाएगी, फिर ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर होगा, ठीक है। अब बात करते हैं डब्ल्यू एच टाइप की। दिस टाइप ऑफ सेंटेंस स्टार्ट विद क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चंस वर्ड लाइक यहाँ पे ये मिसप्रिंट हुआ है, लाइक व्हाट, व्हाई, हु, व्हेन एट्सेट्रा, एंड द आंसर ऑफ क्वेश्चन गेट्स इन वन लाइन और
मोर लाइन, मोर लाइन्स, ये मिसप्रिंट है। WH टाइप वाक्य क्या होते हैं? ये ऐसे प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं जो प्रश्नवाचक शब्दों जैसे क्या, क्यों, कौन, कब आदि से शुरू होते हैं। ठीक है, क्या, क्यों, कौन, कब, कहाँ, कैसे, किस लिए, इस तरीके से शुरू होते हैं। और इन प्रश्नों का जो उत्तर होता है वो एक लाइन या एक से ज़्यादा लाइन में भी हमें प्राप्त होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं इनके एग्जाम्पल्स की। इनके जो एग्जाम्पल में जैसे मैंने यहाँ भी एक क्वेश्चन रखा, व्हेन विल यू सब्सक्राइब माई चैनल? आप मेरे चैनल को कब सब्सक्राइब करेंगे? अगर भाई आपको अभी करना है तो आप क्या कहेंगे? आई शैल सब्सक्राइब योर चैनल नाउ। तो ये देखिए यहाँ पे ये किससे स्टार्ट हो रहा है? ये क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, जब क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होगा, जैसे अभी मैंने यहाँ पे क्या पूछा कि आप मेरा चैनल कब सब्सक्राइब करेंगे, तो देखिए हिंदी की बात करेंगे तो प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आएगा, लेकिन जब इंग्लिश की बात करेंगे तो प्रश्नवाचक शब्द या क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले आएगा। ठीक है, और इसका जो आंसर है वो हमेशा एक लाइन या एक से ज़्यादा लाइन में दिया जाता है। और इसका जो स्ट्रक्चर चलता है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर सब्जेक्ट आता है, और अगर नॉट दिया होता है तो यहीं पर नॉट ऐड कर देते हैं, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगा रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। अब कभी कभी पहचानने के लिए भी आ जाता है, छोटी क्लासेस में जैसे 7 से लेकर 6 to 10 में पूछ लिया जाता है कि इसमें से क्वेश्चन वर्ड कौन सा है, फाइंड करिए। ठीक है, या इस ये, और आपको अगर ये स्ट्रक्चर आप लर्न कर लेते हैं तो ये इसमें हेल्प करेगा। कभी कभी रीअरेंज करने के लिए सेंटेंस आते हैं तो उसमें हम तुरंत रीअरेंज कर लेते हैं। पहचान कैसे पहचानते कि ये क्वेश्चन वर्ड वाला ही मतलब सेंटेंस है या इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो उसमें क्या होता है, अंत में सदैव क्वेश्चन मार्क जरूर लगा होगा। जैसे हम बात कर लें तो ये देखिए यहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, और अगर हम इस वाले सेंटेंस की बात करें तो यहाँ भी क्वेश्चन, चाहे वो यस नो टाइप हो चाहे WH टाइप हो, सब में आपको क्वेश्चन मार्क जरूर मिलेगा। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। तो जल्दी से अगर लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। आते हैं अगले टॉपिक पे। तो नंबर 3 पे मैंने रखा हुआ है इम्परेटिव सेंटेंसेस। इनको आदेश, आज्ञा, प्रार्थना सूचक वाक्य कहा जाता है। डेफिनेशन क्या है इसकी? अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेस कमांड, रिक्वेस्ट, ऑर्डर एंड एडवाइस इज कॉल्ड एन इम्परेटिव सेंटेंस। ऐसे वाक्य जो आदेश, प्रार्थना या सलाह देते हैं उन्हें आदेश, आज्ञा या प्रार्थना सूचक वाक्य कहा जाता है। इम्पॉर्टेंट है ये सेंटेंस क्योंकि ये आपके एग्जाम में पहचानने के लिए आते हैं। इसमें से पहचानिए, और इसकी कभी कभी प्रॉपर्टीज़ भी पूछ लेता है जो मैंने आगे आपको बता रखी हैं। देखिए पहले तो एग्जाम्पल की बात कर लें, हेल्प द पुअर, गरीब की मदद करो। तो यहाँ पे एक कह सकते हैं कि सलाह भी दे रहे हैं, प्लीज़ गिव मी अ कप ऑफ मिल्क। यहाँ पे देखो प्रार्थना कर रहा है, कृपया मुझे एक कप दूध दे दीजिए। और डोंट गो देयर, वहाँ मत जाओ। तो यहाँ एकदम अगर कोई बड़ा कह रहा है तो ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है, हम मान रहे हैं तो आज्ञा हो जाएगा। अब एक रिक्वेस्ट मेरी भी है कि प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, ये भी एक इम्परेटिव सेंटेंस का ही सेंटेंस है। ठीक, अब इसका जो स्ट्रक्चर क्या होता है, इसका जो स्ट्रक्चर चलता है वो चलता है वर्ब सबसे पहले आएगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। और इसमें पहचानते क्या है, इसकी यह प्रॉपर्टी भी कह लें कि ऐसे वाक्यों में सब्जेक्ट यू हमेशा छिपा रहता है, क्योंकि ये सेंटेंस हमेशा सामने वाले से कहे जाते हैं। जैसे हम अभी कह लें कि हेल्प द पुअर, तो क्या होगा, यू हेल्प द पुअर। ठीक, सब्सक्राइब माय चैनल, तो हम कहेंगे यू, प्लीज़ यू सब्सक्राइब माय चैनल। फिर ऐसे वाक्य वर्ब या प्लीज से शुरू होते हैं, यही इसकी मेन पहचान होती है कि सबसे पहले आपको वर्ब ही मिलेगा। देखिए डू नॉट, डू की बात करें वर्ब ही है, गिव वर्ब ही है, हेल्प वर्ब ही है। ठीक है, फिर नंबर 4 पे है यहाँ पे एक्सक्लामेटोरी सेंटेंसेस। इसको कहते हैं विस्मयादि सूचक सेंटेंस या विस्मयादि सूचक वाक्य। द सेंटेंस इन विच फीलिंग्स ऑफ सरप्राइज, जॉय, ग्रीफ, हेट एटसेट्रा आर एक्सप्रेस्ड आर कॉल्ड एक्सक्लामेटोरी सेंटेंसेस। जिन वाक्यों में हर्ष, आश्चर्य, शोक, घृणा आदि के भाव व्यक्त हों उन्हें विस्मयादि सूचक वाक्य कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि ऐसे वाक्यों से हमें क्या पता चलता है, बहुत ज़्यादा खुशी पता चलती है। कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा खुश हो रहा है या उसको बहुत ज़्यादा दुख हो गया है, तो इस तरीके की चीज़ें, इस तरीके के वाक्य हमें यहाँ पे पता चलते हैं। अभी जैसे
आप बहुत कोई गंदी चीज़ देख लेते हैं रोड पर तो आप कहते हैं छी छी कितना ख़राब दृश्य है, या इस तरीके से। तो वो भी जो ये छी छी बोल रहे हैं ना, ये सब चीज़ें एक्सक्लामेटोरी सेंटेंस के अंतर्गत ही आती हैं। आगे और मैंने अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है। यहाँ देखिए, पहले तो एग्जाम्पल की बात कर लें। ग्रेट, यू हैव गॉट फर्स्ट रैंक इन द एग्ज़ाम। वाह, या कहते हैं वाह, वेल, वेल भी लगा सकते थे यहाँ पे, या वाह, या बहुत अच्छा, तुमने एग्ज़ाम में फर्स्ट रैंक प्राप्त की है, या हाउ इंटेलिजेंट यू आर, तुम कितने बुद्धिमान हो। तो इसमें क्या होता है, पहचान के लिए हम अगर बात करेंगे तो ऐसे वाक्यों में एक्सक्लामेशन वर्ड्स के तुरंत बाद एक्सक्लामेशन मार्क लगा होता है, ये होता है एक्सक्लामेशन मार्क। इसको अच्छे से रट लीजिए क्योंकि ये पहचानने में आता है और ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। एक आपका एक्सक्लामेटोरी और दूसरा ऑप्टेटिव, इन दोनों में बहुत ही कन्फ्यूज़न रहती है, तो उसको मैं अभी क्लियर कर दूंगा आप लोगों को, जो भी कन्फ्यूज़न होगी। ठीक है, इसमें अब कन्फ्यूज़न ऐसे क्लियर कर सकते हैं कि इसमें क्या होता है, जो एक्सक्लामेशन वर्ड होंगे उनके तुरंत बाद, ये देखिए यहाँ पे तुरंत बाद लगा हुआ है। ठीक है, बाकी अगर हम एक दो एग्जांपल और ले लें, जैसे अलाज, फिर तुरंत बाद ये देखो यहाँ पे एक्सक्लामेशन मार्क लग गया, अलाज ही डाइड, DIED। ठीक है, अलाज ही डाइड, तो कह सकते, और लास्ट में फुल स्टॉप, या कह सकते हैं हाय, वह मर गया। तो शोक व्यक्त करने के लिए हो रहा है। तो देखिए तुरंत एक्सक्लामेशन मार्क के तुरंत बाद एक्सक्लामेशन वर्ड के तुरंत बाद एक्सक्लामेशन मार्क आपको मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, और कुछ एक्सक्लामेशन वर्ड मैंने बता रखे हैं, जैसे शोक या दुख प्रकट करने के लिए अलाज यूज़ करते हैं, ओह से हैरानी प्रकट होती है, वाव या हुर्रा या हा, इससे खुशी, प्रसन्नता या हर्ष ये प्रकट होता है, वेल डन, ब्रावो, इनसे प्रशंसा पता चलती है, फू, फाई फाई, इसी को छी छी कहते हैं, इससे घृणा पता चलती है, सॉरी, तो इससे अफसोस या पश्चाताप पता चलता है, व्हाट या माय गॉड, इससे आश्चर्य या हैरानी पता चलती है। तो ये एक्सक्लामेशन वर्ड्स हो गए, एक्सक्लामेशन सेंटेंस मैंने कंप्लीट करवा दिया, तो आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। आगे चलते हैं, नंबर 5 पे है ऑप्टेटिव सेंटेंस। इनको हिंदी में कहते हैं इच्छा सूचक वाक्य। डेफिनेशन क्या होगी, द सेंटेंस विच एक्सप्रेस अ प्रेयर, कीन विश, कर्स एक्सेट्रा इज कॉल्ड एन ऑप्टेटिव सेंटेंस। ठीक है, ऐसे वाक्य या ऐसे वाक्यों से आशीर्वाद, इच्छा, शाप आदि के विषय में पता चलता है। फिर दिस काइंड ऑफ सेंटेंस जनरली स्टार्ट विद मे, और इस तरीके के सेंटेंस क्या होते हैं, जनरली प्रायः मे से शुरू होते हैं, एंड विथ समथिंग, और मे से जब शुरू होंगे तो जाहिर सी बात वो कुछ ना कुछ इच्छा ही प्रकट करेंगे। मे रिमेन डेंट, कहीं कहीं पर मे नहीं दिया होता है, तो उसके लिए भी पहचान का तरीका है, मैं भी बताऊंगा। जैसे पहला एग्जांपल, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हारा भला करे, और देखिए लास्ट में एक्सक्लामेशन मार्क लगा। वहाँ पे क्या होता था, वहाँ पर एक्सक्लामेटोरी जो वर्ड्स होते थे उनके तुरंत बाद एक्सक्लामेशन मार्क आ जाता था, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे पूरा सेंटेंस ख़त्म होगा और लास्ट में एक्सक्लामेशन मार्क मिलेगा आपको। मे यू बी सक्सेसफुल, आप सफल हों, ये हमारी इच्छा है कि आप सफल हों, तो देखिए लास्ट में एक्सक्लामेशन मार्क, और इच्छा ही प्रकट हो रही है। मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, या ये कहते हैं ना कि ये दिन आपकी ज़िंदगी में दोबारा बार बार आए, तो यहाँ भी इस हम एक तरीके से कह लें इच्छा प्रकट कर रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं इस तरीके से। गो टू हेल, इस तरीके से गो टू हेल, और लास्ट में एक्सक्लामेशन मार्क, तो इससे कर्स या श्राप पता चलता है। बाकी पहचान के लिए मैंने बता ही दिया, फिर से देख लेते हैं कि ऐसे वाक्य प्रायः मे से शुरू होते हैं, अंत में सदैव एक्सक्लामेशन मार्क लगा होता है, ये मेन पहचान होती है। ठीक है, जब एक्सक्लामेटोरी की बात करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए वर्ड के तुरंत बाद एक्सक्लामेशन मार्क मिलेगा। जब ऑप्टेटिव की बात करेंगे तो यहाँ पे सेंटेंस के लास्ट में ऑप्टेटिव होगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने मीनिंग के बेस पर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस को पढ़ लिया है। अब हम बात करते हैं 3 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस ऑन द बेस ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, जिसमें पहला था सिंपल सेंटेंस, हिंदी में कहते हैं इसको सरल वाक्य। अ सिंपल सेंटेंस इज वन विच हैज़ ओनली वन सब्जेक्ट एंड वन प्रेडिकेट। वो सरल वाक्य होते, मतलब इनको हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं। और सिंपल सेंटेंस होते क्या हैं कि ऐसे सेंटेंसेस में आपको एक सब्जेक्ट और एक ही प्रेडिकेट मिलेगा, मतलब एक कर्ता होगा या उद्देश्य होगा और एक ही विधेय होगा। जैसे एन ऑनेस्ट मैन लव्ड बाय ऑल,
तो एन ऑनेस्ट मैन क्या है यहाँ पे, ये सब्जेक्ट है, और लव्ड बाय ऑल ये प्रेडिकेट है। ठीक है, तो एक सब्जेक्ट एक प्रेडिकेट, सिंपल सेंटेंस हो गया, इजी है ये। फिर बात करते हैं कंपाउंड सेंटेंसेस की। इनको संयुक्त वाक्य कहा जाता है। ये क्या होते हैं? अ कंपाउंड सेंटेंस इज मेड अप ऑफ टू और मोर इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस और प्रिंसिपल क्लॉजेस जॉइन टुगेदर बाय अ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन लाइक एंड, बट, सो, एटसेट्रा। तो संयुक्त वाक्य क्या होते हैं? जो दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्यों से बने होते हैं और जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़े होते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कौन कौन से हैं? एंड, बट, सो, एटसेट्रा, ये हैं। अच्छा, यहाँ पे एक शब्द आ गया प्रिंसिपल क्लॉज। ठीक है, ये क्या है? तो पहले हम इसको समझ लेते हैं, फिर बताते हैं। पहले इस सेंटेंस को ख़त्म कर लेते हैं। तो इसमें ये कह रहा है कि एक जो कंपाउंड सेंटेंस होता है उसमें दो या दो से अधिक, ठीक है, सिंपल सेंटेंस होते हैं, इंडिपेंडेंट सेंटेंस होते हैं, या दो से अधिक प्रिंसिपल क्लॉजेस होती हैं। ठीक, तो अब यहाँ पे हम देख लेते हैं। और अच्छा, चलिए पहले प्रिंसिपल क्लॉज की बात कर लेते हैं हम। प्रिंसिपल क्लॉज वो क्लॉज होती है जिसका पूरा अर्थ निकल आता है, जिसमें सब्जेक्ट हो और एक वर्ब हो, मतलब वन सब्जेक्ट एंड वन वर्ब, और इससे पूरा पूरा अर्थ कंप्लीट हो जाए। जैसे यहाँ बात करें द मून रोज, अगर हम पीछे के सेंटेंस को ना पढ़ें, ठीक, इसको काट दें, तो क्या इसका अर्थ नहीं निकला? चंद्रमा निकला। ठीक, तो सीधे सीधे अर्थ आ रहा है। फिर एंड को अगर हटा दें, मतलब इस आगे के सेंटेंस को हटा दें, इतने को, फिर एवरीथिंग लुक्ड ब्राइट, सब कुछ साफ साफ दिखा, तो इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है, सीधे सिंपल सा अर्थ निकल रहा है। तो इस तरीके से अगर हम इस सेंटेंस की बात करें तो द मून रोज एवरीथिंग लुक्ड ब्राइट, ये क्या है? ये प्रिंसिपल क्लॉज है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसमें कितनी, दो प्रिंसिपल क्लॉज हो गई, और वो किससे जुड़ी हुई हैं? एंड से जुड़ी हुई हैं। और एंड क्या है? ये है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। ये सब हम डिटेल में आगे फिर से पढ़ाएंगे। प्रिंसिपल क्लॉज क्या है, सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या है, क्लॉज क्या होती है, इन्फिनेटिव वर्ब क्या होती है, ये सब हम आगे एक नए इस टॉपिक के बाद ही शुरू करने वाले हैं। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा कि कंपाउंड सेंटेंस वो होते हैं जिसमें दो इंडिपेंडेंट सेंटेंस हो या दो प्रिंसिपल क्लॉज हो और वो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़ी हो। फिर लास्ट जो है, ओ सॉरी, लास्ट नहीं, अभी वहाँ पे हमने शायद 3 कह दिया, वो बाय मिस्टेक हो गया है। 4 काइंड्स होते हैं, इस तरीके से हम 9 काइंड्स पढ़ेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो थर्ड नंबर पे है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, जिसको हिंदी में कहा जाता है मिश्रित वाक्य। अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ वन मेन क्लॉज एंड वन और मोर सबऑर्डिनेट क्लॉज। वही हमने कहा, जो मेन क्लॉज है उसी को हम कह देते हैं प्रिंसिपल क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या है? वो एक आश्रित उपवाक्य होता है। पहले इसको देख लेते हैं, फिर अभी समझाते हैं। मिश्रित वाक्य में केवल एक मुख्य उपवाक्य होता है तथा शेष सारे उपवाक्य आश्रित उपवाक्य होते हैं। कहने का मतलब ये है, प्रिंसिपल क्लॉज तो मैंने बता दिया कि ये क्या होती है, जिसका अर्थ पूरा अपने आप में निकल आता हो। लेकिन सबऑर्डिनेट क्लॉज ऐसी क्लॉज होती है जिसको अर्थ के लिए प्रिंसिपल क्लॉज पर डिपेंड रहना पड़ता है, इसीलिए इसको आश्रित बोला जाता है। जैसे अभी सेंटेंस में समझेंगे तो क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम बात करें, एज वी ट्राई टू एंटर द इन, ठीक, फिर आगे अगर हम बात करें तो ये जो है द इन कीपर सेड, ये 3 पार्टों में डिवाइड है। दैट देयर वाज नो रूम, ये 3 पार्ट में डिवाइड है, जिसमें से पहला पार्ट जो है एज वी ट्राई टू एंटर द इन, ये क्या है? ये आपकी सबऑर्डिनेट क्लॉज है। ये सबऑर्डिनेट, एक मिनट, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। अगर हम इसकी बात करें यहाँ से, दैट देयर वाज नो रूम, ये भी क्या है? ये भी सबऑर्डिनेट क्लॉज है। और द प्रिंसिपल सेड, ये क्या है? ये प्रिंसिपल क्लॉज है। तो अब जैसे हम यहाँ पढ़े, जैसे ही मैंने, इनका मतलब सराय, जैसे ही मैंने सराय में प्रवेश किया, अगर हम यहाँ पे रुक गए तो क्या इसका कोई अर्थ निकला? नहीं निकला, क्योंकि इसका मतलब अभी कुछ आगे है, तभी तो। अब इसके अर्थ को पूरा करने के लिए हम प्रिंसिपल क्लॉज पे डिपेंड होंगे। ठीक है, तो और बाकी यहाँ सेंटेंस में ये कह रखा है कि दो या दो से अधिक
सबऑर्डिनेट क्लास होनी चाहिए। तो देखिए 2 सबऑर्डिनेट क्लास हैं, एक प्रिंसिपल क्लॉज है, और ये आपस में जुड़ी हुई हैं। या और बाकी जुड़ी किससे हैं? एज और दैट से। ये आपका कोऑर्डिनेट कंजक्शन है, ठीक। तो इसमें ये इन द इन, फिर दैट देयर वाज नो रूम, सबऑर्डिनेट क्लास होगी कि जैसे ही मैंने सराय में प्रवेश किया, आगे अगर हम रुक गए तो अर्थ अभी पूरा नहीं हुआ, इसलिए पूरा करने के लिए हमें द कीपर सेड इसकी ज़रूरत पड़ेगी। द इन कीपर सेड मतलब सराय के मालिक ने कहा। अब यहाँ भी देखो रुक गए भाई, सराय के मालिक ने कहा तो उसने तो कह दिया, काम खत्म हो गया। तो ये तो प्रिंसिपल क्लॉज है ही, क्योंकि इसका अर्थ तो पूरा हो रहा है। दैट देयर वाज नो रूम कि यहाँ पे कोई भी कमरा नहीं है। अब जैसे हम यहाँ पे कहते यहाँ कोई भी कमरा नहीं है, कि यहाँ कोई भी कमरा नहीं है, तो क्या अर्थ पूरा हो रहा है? नहीं पूरा हो रहा। की लगा इसका मतलब अभी हम इसमें आगे और कुछ जोड़ेंगे या पहले कुछ जोड़ेंगे तभी अर्थ पूरा होगा। तो इस तरीके से सबऑर्डिनेट क्लॉज और प्रिंसिपल क्लॉज, तो इनके बारे में अभी हम अलग से वीडियो बनाएंगे, फिर से डिटेल वीडियो बनाएंगे कि क्लॉज क्या होती है, ठीक है। फिलहाल इसी के बारे में एक बार और समझ लेते हैं कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें 2 या 2 से अधिक आपके क्या होंगे, उपवाक्य या सबऑर्डिनेट क्लॉज होंगी, जो एक प्रिंसिपल क्लॉज से जुड़ी होंगी कोऑर्डिनेट कंजक्शन की वजह से, ठीक है। आगे आते हैं, जो एक लास्ट टॉपिक है यहाँ का, मिक्स्ड और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ये चौथा टाइप होता है। और ये कैसे हैं? वह सेंटेंस जो कम से कम 2 प्रिंसिपल क्लॉज तथा कम से कम एक सबऑर्डिनेट क्लॉज से मिलकर बना हो, मिक्स्ड सेंटेंस कहलाता है। मतलब ऐसा वाक्य जिसमें कम से कम 2 प्रिंसिपल क्लॉज हों और कम से कम एक सबऑर्डिनेट क्लॉज हो, तो उसको हम कहते हैं कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, या अदर लैंग्वेज बोलेंगे तो मिक्स्ड सेंटेंस। अब यहाँ पे अगर हम बात करें, जैसे ही वेंट टू मार्केट, अगर हम इस इतने की बात करें, ही वेंट टू मार्केट, तो वह बाजार गया, देखिए पूरा पूरा अर्थ निकल रहा है। तो ये कैसी क्लॉज हो गई? ये हो गई प्रिंसिपल क्लॉज। फिर एंड छोड़ दीजिए क्योंकि एंड कोऑर्डिनेट कंजक्शन है। बॉट अ कॉस्टली रिस्ट वॉच, बहुत ही महंगी कलाई की घड़ी खरीदी। तो यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं, ये भी तुम्हारी क्या हो गई? प्रिंसिपल क्लॉज, कि महंगी कलाई की घड़ी खरीदी, तो कोई दिक्कत नहीं है। हम अभी यहाँ बॉट का मतलब यहाँ पे ही जो है वो छिपा हुआ है, ही बॉट अ कॉस्टली रिस्ट वॉच, तो ये प्रिंसिपल क्लॉज हो गया। दैट वॉज स्टॉलन अ फ्यू वीक्स लेटर, जो, अब देखिए अगर हम इस पूरे वाक्य को ना पढ़ें यहाँ से, जो एक सप्ताह बाद खो गई थी। अब क्या खो गई थी? तो इसके लिए हमें एक प्रिंसिपल क्लॉज के ऊपर डिपेंड है रहना है ना। तो ये क्या है? ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है, ठीक है। ये है सबऑर्डिनेट क्लॉज। बाकी इसको अगर हम बात करेंगे इतने की बात, तो ये प्रिंसिपल क्लॉज, और अगर यहाँ से बात करेंगे तो ये भी प्रिंसिपल क्लॉज। तो इस ऐसे सेंटेंस जिसमें कम से कम 2 प्रिंसिपल क्लॉज तो होंगी ही होंगी, और कम से कम एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होनी ही चाहिए, और जुड़ा किससे होगा? कोऑर्डिनेट कंजक्शन से, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने सेंटेंस का टॉपिक डिटेल में क्लियर कर लिया। फिर से एक बार हम देख लेते हैं पूरे वीडियो को शॉर्ट में, बहुत फास्ट तरीके से, कि सेंटेंस क्या होता है। वो शब्दों का समूह होता है जिसका कोई ना कोई अर्थ होता है। सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? अगर हम मीनिंग की बात करते हैं तो सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं: असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव। और अगर हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो वो 4 प्रकार के होते हैं। यहाँ पे 4 होना चाहिए था, 4 नंबर था आपका मिक्स्ड, मिक्स्ड सेंटेंस, ठीक है। 4 प्रकार के होते हैं: सिंपल सेंटेंस, सरल वाक्य, कंपाउंड सेंटेंस, संयुक्त वाक्य, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, मिश्र वाक्य और मिक्स्ड सेंटेंस, जो कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स दोनों के मिलने से बनते हैं। फिर यहाँ पे डिटेल पढ़ा। असर्टिव क्या होते हैं? जो आपको कोई सूचना प्रदान करते हैं। 2 प्रकार के होते हैं: अफर्मेटिव, हमेशा पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन देगा, और निगेटिव, जो हमेशा निगेटिव इन्फॉर्मेशन देता है। इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव की जब बात करते हैं तो इंट्रोगेटिव में हमेशा प्रश्न पूछा जाता है। 2 प्रकार के होते हैं: यस नो टाइप और WH टाइप। यस नो टाइप में क्या होता है? यस नो टाइप में हमेशा जो सेंटेंस होगा वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। WH टाइप वाले हमेशा क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होंगे।
फिर थर्ड नंबर पे इम्परेटिव। इम्परेटिव में हमेशा आदेश, आज्ञा या प्रार्थना की बात की जाती है, जो हमेशा वर्ब से स्टार्ट होते हैं या प्लीज से स्टार्ट होते हैं। एक्सक्लामेटोरी, ये आपके गहरे दुख, खुशी, शोक, इस सब को व्यक्त करने वाले सेंटेंस होते हैं, जिसमें हमेशा इंट्रोगेटिव सेंटेंस के तुरंत बाद एक्सक्लामेशन मार्क लगा होता है। फिर ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस हमेशा इच्छा प्रकट करते हैं और इसमें हमेशा एक्सक्लामेशन मार्क वाक्य के लास्ट में होता है, में से स्टार्ट होते हैं, कभी कभी में नहीं होता है। फिर सिंपल सेंटेंस, एक सब्जेक्ट एक ऑब्जेक्ट। कंपाउंड सेंटेंस, कम से कम दो प्रिंसिपल क्लॉजेज, ये दो प्रिंसिपल क्लॉजेज जो जुड़ी होनी चाहिए कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की बात करेंगे तो कंपाउंड सेंटेंस में क्या होता है कि कोई एक प्रिंसिपल क्लॉज होगी कंपाउंड सेंटेंस में, सॉरी कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं हम लोग। तो कॉम्प्लेक्स में क्या होता है कि कोई एक प्रिंसिपल क्लॉज होगी और दो सबऑर्डिनेट क्लॉज होंगी। फिर मिक्स्ड की जब बात करते हैं तो मिक्स्ड में दो प्रिंसिपल होनी चाहिए और कम से कम एक सबऑर्डिनेट होनी चाहिए, उसको हम कहते हैं मिक्स्ड सेंटेंस। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।